गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा खंडेलवाल आप सभी का स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हमारा जो एबीएससी सब्जेक्ट है, इसमें हम बुक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बुक जो है हमारी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि ऋण पत्रों का शोधन। तो ऋण पत्रों का शोधन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, हमने ये देखा था। तो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था यानी कि पूंजी में से शोधन, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। ये फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में लास्ट वाले लेक्चर में हमने सेकंड टॉपिक जो हमारा चल रहा था, लाभ में से शोधन। ठीक है, लाभ में से शोधन पढ़ा था हमने। उसमें दो तरीके पढ़े थे हमने। एक तो हमने पढ़ा था कि सिंकिंग फंड बनाकर पढ़ा था हमने। ठीक है, सिंकिंग फंड बनाकर, सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करके उसमें से फिर लाभों में से क्या, फिर उसमें से क्या करना है, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। तो वो कल हमने पढ़ लिया था और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, संचयी कोष बनाकर। ठीक है, संचय शोधन कोष बनाकर। सेकंड है हम संचय शोधन कोष के बाद में उसमें सेकंड पॉइंट था असंचय शोधन कोष बनाकर। असंचय शोधन कोष में क्या होता है, जैसे हमने संचय शोधन कोष बनाया था उसमें हम क्या करते थे, ये हर साल जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते थे 15% का। ठीक है, जितना हम सिंकिंग फंड में पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे, मतलब जितना हम सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे उसको हमें क्या करना है, 15% में 50% तो उसमें था। फर्स्ट वाला जो आउट ऑफ कैपिटल था उसमें ध्यान रखना था 15% का। तो इसमें जो हम कल पढ़ रहे थे संचय शोधन कोष वाला, उसमें क्या करना था हमें, हर साल जो सिंकिंग फंड में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं उसको विनियोजित करना था, इन्वेस्ट करना था। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें जो ब्याज मिलता था, तो नेक्स्ट ईयर हर साल उसका ब्याज सहित हम क्या करते थे, उसको इन्वेस्ट करते थे। तो ब्याज सहित हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं संचय शोधन कोष बनाकर ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, और सेकंड है असंचय शोधन कोष बनाकर। असंचय शोधन कोष में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस है जो हमने संचय शोधन कोष में पढ़ा था, बस इसमें क्या होता है, ये असंचयी है। असंचयी का मतलब इसमें हर साल हम बस इन्वेस्ट करेंगे ना, वही वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो ब्याज रिसीव होगा, उसको हम ब्याज को हम इन्वेस्टमेंट के साथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिक्स है, हर साल उतना ही हमें इन्वेस्ट करना है। तो यही डिफरेंस है संचयी और असंचयी शोधन कोष में। तो कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो है हमारा, वो पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऋण पत्रों का शोधन चैप्टर हमारा चल रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसमें हमारे दो टॉपिक क्लियर है, दो पॉइंट क्लियर है हमारे, यानी कि पूंजी में से शोधन और लाभ में से शोधन। थर्ड है हमारा पॉइंट वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। ठीक है, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन, एनुअल ड्रॉविंग्स। ठीक है, अब वार्षिक आहरण द्वारा शोधन का मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि मान लीजिए हमें 4 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर है, 4 लाख रुपए के डिबेंचर का हमें शोधन करना है। तो वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है, यानी कि बराबर बराबर की राशि हर साल 4 साल तक हमें क्या करनी है, मतलब 4 समान किस्तों में हमें वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है। तो 1-1 लाख रुपए हम हर साल क्या कर देंगे, अब वो कर देंगे, 1-1 लाख रुपए का हर साल पेमेंट कर देंगे। तो इसे बोलेंगे हम वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। इसमें हमें सबसे पहले वही प्रोसेस करनी है जैसे हमें बोला गया है कि हम हर साल उसमें रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो भी है हमारा, वो जो भी रिजर्व में हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में फिर उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बोला गया है, तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हमें बोला गया है कि वार्षिक किस्तों में पेमेंट करना है, आहरण, वार्षिक आहरण द्वारा, तो हर साल उतना उतना पेमेंट हम क्या कर देंगे, हर साल बराबर राशि में पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार से मतलब हर साल थोड़ा 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 अमाउंट हम पेमेंट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वार्षिक आहरण द्वारा शोधन, यानी कि हर वर्ष थोड़ा थोड़ा हम पेमेंट कर देते हैं बराबर बराबर की राशियों में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। अब इससे जो हमने डिटेल आपको ये समझाई है, एक्सप्लेन की है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारा एग्जांपल है, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसका एग्जांपल लिया है हमने ये। ठीक है, मीरा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12% ऋण पत्र 1 अप्रैल 2013 को निर्गमित किए। यानी कि मीरा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उनके पास में 4000 डिबेंचर्स है 100 रुपए वाले। ठीक है, 400 रुपए वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 2013 को इशू किए हैं हमने। ठीक है,
जिनका 4 समान वार्षिक किस्तों में हमें क्या करना है, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है। कब करना है, 31 मार्च से प्रारंभ करना है। यानी कि 31 मार्च से हमें हर साल क्या करना है, वार्षिक आहरण द्वारा पेमेंट करना है बराबर की किस्तों में, यानी कि 1-1 लाख रुपए 4 साल तक हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। संचालक मंडल ने 31 मार्च 2014 को आवश्यक राशि ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। ठीक है, 31 मार्च 2014 को हमें ऋण पत्र शोधन संचय में आवश्यक राशि का हस्तांतरण करना है। यह भी निर्णय लिया कि आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2014 को 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाए। यानी कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हमें ट्रांसफर करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उस राशि को विनियोजित भी करना है। ठीक है, अब देखो, देय तिथि पर विनियोजित राशि से प्राप्त, देय तिथि पर विनियोगों से राशि प्राप्त कर ली गई और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ठीक है, जब हमारा पेमेंट करने का टाइम आया, लास्ट ईयर 4th ईयर आया, तब हमने जो हमारे विनियोग थे, इन्वेस्टमेंट थे, उनको बेच दिया और उनसे राशि प्राप्त कर ली और हमने क्या कर दिया, ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। डिबेंचर्स का हमने क्या कर लिया, रिडम्पशन कर लिया। ऋण पत्रों के निर्गमन के समय तथा शोधन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, जो हमें ऋण पत्रों का निर्गमन किया है और उनका शोधन करना है, उसका हमें क्या करना है, उसकी हमें जर्नल बुक्स में एंट्रीज करनी है। ऋण पत्रों पर चुकाए गए ब्याज तथा विनियोग पर ब्याज पर विचार नहीं करना है। यानी कि हमने मतलब डिबेंचर्स पर जो ब्याज प्राप्त किया है, जो ब्याज चुकाया है, हमने विनियोग पर जो ब्याज प्राप्त किया है और इन पत्रों पर जो ब्याज चुकाया है, उसका हमें एडजस्टमेंट नहीं करना कुछ भी, मतलब उसको हमें ध्यान में नहीं रखना, उसकी एंट्रीज नहीं करनी है हमें। लेखा वर्ष प्रति लेखा वर्ष प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हर साल 31 मार्च को क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन ये जो हमें बोला गया है, जैसे जैसे हमें करने के लिए बोला गया है, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हमें बुक्स में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि हमने 4000 ऋण पत्र इशू करे हैं, तो इशू करने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बना के उसमें एंट्रीज पास करेंगे। ये डेट का कॉलम बन जाएगा, ठीक, ये पार्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, ये एलएफ का कॉलम बन जाएगा, ये डेबिट का और ये क्रेडिट साइड का कॉलम बन जाएगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे, जर्नल ऑफ मीरा। हमारी कंपनी का नाम है मीरा लिमिटेड, तो जर्नल ऑफ मीरा, सॉरी, जर्नल ऑफ मीरा लिमिटेड एज ऑन, जिस भी डेट को हम एंट्रीज पास कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक, इधर लिखेंगे डेट, इधर लिखेंगे पार्टिकुलर, एलएफ डेबिट और ये क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब हम एक एक करके जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हमने 4000 ऋण पत्र, 4000 डिबेंचर इशू किए हैं, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो, डिबेंचर का क्या नाम है, 12% ऋण पत्र, यानी कि 12% वाले डिबेंचर है हमारे पास में, तो टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हो गई। कितने रुपए प्राप्त होंगे हमें, 4 लाख रुपए। पूरा पेमेंट एक साथ 4 लाख रुपए का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। नीचे नरेशन लिख देंगे,
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिबेंचर्स ऑफ RS 100 ईच। 4000 डिबेंचर इशू किए हैं और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री करेंगे हम, जो हमारे एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री की हमने डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ है हमें 4 लाख रुपए, तो फर्स्ट एंट्री तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री कर दी। सेकंड एंट्री हमने की डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे कि हम इशू की एंट्री करते हैं, इशू की एंट्री कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोला गया है जो भी यहाँ पे हमें डेट्स का भी ध्यान रखना है, डेट कितनी कितनी दी गई है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में देखो हमें डेट दी गई है, हम डिबेंचर्स कब इशू कर रहे हैं, डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को। तो ये दोनों एंट्रीज होगी हमारी 1 अप्रैल 2013 को फर्स्ट एंट्री और 1 अप्रैल 2013 को होगी हमारी सेकंड एंट्री। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज कंप्लीट है। अब देखो अब थर्ड एंट्री करेंगे हम। थर्ड एंट्री कब करनी है हमें, हमें बोला गया है कि 31 मार्च 2014 को हमने आवश्यक राशि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में क्या की है, हस्तांतरित की है। अब हमें पता है कि हम शोधन करते हैं, लाभों में से शोधन करते हैं। ठीक है, वार्षिक आय द्वारा शोधन कर रहे हैं तो मतलब लाभों में से ही तो पेमेंट करेंगे ना हम। तो हमारा रूल क्या था, हमने लाभों में से शोधन जो हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमें राशि का पेमेंट करना है उसका 25% हम क्या करते हैं, लाभों में से शोधन करते हैं। यानी कि 25% तो लाभों में से शोधन करना कंपल्सरी है। तो 25% हम क्या करेंगे, 25% से हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 4 लाख रुपए मिले हमें डिबेंचर पे, 4 लाख रुपए की डिबेंचर है, उसका 25 यानी कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हम टाइम ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, लाभों में से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। कितना रुपए ट्रांसफर करेंगे, 1 लाख रुपए, इधर 1 लाख रुपए आ जाएंगे और इधर भी 1 लाख रुपए आ जाएंगे। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री होगी हमारी, फोर्थ एंट्री क्या होगी, ये जो थर्ड एंट्री हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 31 मार्च 2014 को ट्रांसफर करना है। तो 31 मार्च 2014 को हमने ट्रांसफर कर दिया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अब हमें आगे क्या बोला गया है, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर कर दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2014 को 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विभाजित करनी है। यानी कि जितना पैसा हमने पढ़ा था, लाभों में से शोधन किया था जब, कि 25% तो इसमें ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, और फिर उसका 15% हमें क्या करना है, विनियोजित करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो 15% हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कब करना है, 30 अप्रैल को करना है। तो 30 अप्रैल 2014 को हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15% इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपए का 15% यानी कि
15,000 रुपए हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 15,000 रुपए का। ये हमने इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री कर दी 31 मार्च 2014 को। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोला गया है कि वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है हमें, यानी कि 4 बराबर किस्तों में 4 साल तक बराबर बराबर राशि हमें क्या करनी है, बराबर बराबर राशि का पेमेंट करना है 4 साल तक। अब पेमेंट करना कब से शुरू करना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पेमेंट करना हमें यहाँ पे देखो 31 मार्च 2015 से शुरू करना है, हमें शोधन करना, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन करना है। ठीक है, यानी कि 4 लाख रुपए की डिबेंचर है, 4 बराबर किस्तों में हर साल पेमेंट करना। इसका मतलब ये है कि एक लाख रुपए हमें 4 साल तक क्या करना है, पेमेंट करना है। अब देखो, अब 2015 से पेमेंट करना शुरू करना है हमें। ठीक है, तो 31 मार्च 2015 को एंट्री करेंगे। 31 मार्च 2015 को हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 1 लाख रुपए का। तो 12% डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च 2015 को पहली किस्त चुका देंगे हम, डिबेंचर का रिडम्पशन कर देंगे। ठीक है, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट करने की एंट्री हो गई। हर साल कितना पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख और इधर भी लिख देंगे हम 1 लाख रुपए। ये हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब 31 मार्च 2015 को हमने पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे, अगले साल 1 साल बाद 31 मार्च 2016 को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 31 मार्च 2016 को पेमेंट करेंगे। वही पेमेंट करने की एंट्री सेम रहेगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। अगले साल वही हर साल एक बराबर राशि का पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है, ये हमने 2016 में सेकंड किस्त का पेमेंट कर दिया। अब फर्स्ट किस्त चुका दी 2015 में, सेकंड किस्त चुका दी 2016 में, अब थर्ड किस्त चुकाएंगे 2017 में। थर्ड किस्त चुकाने की एंट्री करेंगे 2017 में। ठीक है, एंट्री क्या होगी हमारी, 31 मार्च 2017 को एंट्री हो जाएगी हमारी। एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी थर्ड किस्त चुकाने की एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2017 को। वही 1 लाख रुपए चुकाएंगे। ठीक है, तो 1 लाख रुपए लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ये हमने 3 किस्तों का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो एक किस्त 2015 में चुका दी, फिर एक किस्त 2016 में चुका दी, फिर तीसरी किस्त 2017 में चुका दी। अब हमें क्या करना है, चौथी किस्त चुकाने से पहले हमें क्या करना है, चौथी किस्त चुकाने से पहले हमें यहाँ पे देखो बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, देय तिथि पर विनियोगों की राशि प्राप्त कर ली। ठीक है, विनियोगों और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। अब जो अंतिम किस्त है हमारी, चौथी किस्त हमें 2018 में चुकानी है। ठीक है, तो चौथी किस्त चुकाने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका पैसा हम वापस प्राप्त करेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, सेल कर देंगे और उसका पैसा प्राप्त कर लेंगे। और फिर उसको हम क्या कर देंगे, फिर लास्ट वाली जो किस्त है, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है, वो फिर चुकाएंगे हम डिबेंचर की। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 31 मार्च 2018 को सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट से पैसे प्राप्त करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे हमारी 31 मार्च 2018 को। ठीक है, 31 मार्च 2018 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस प्राप्त करने की, इन्वेस्टमेंट को बेच के
पैसा वापस प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था हमने, इधर देखो इन्वेस्टमेंट किया था हमने, यहाँ पे एंट्री की थी 15,000 रुपए से, ठीक है। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 15,000 रुपए हम वापस प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में 15,000 और क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम 15,000 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से ही हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा प्राप्त करने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेच के हमने पैसा प्राप्त कर लिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जो चौथी किस्त हमारी लास्ट वाली किस्त बाकी है उसका हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करने की एंट्री होगी 31 मार्च 2018 को। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 12% डिबेंचर, वही पेमेंट करने की जो एंट्री करते हैं हम, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से हम ये फोर्थ किस्त चुका देंगे, एंट्री कर देंगे। कितना चुकाना है, हर किस्त में 1,00,000 रुपए, तो फोर्थ किस्त में भी हम 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। ये हमारा चारों किस्त का हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि चार चार बराबर बराबर किस्तों में हमें पेमेंट करना था वार्षिक आहरण, यानी कि हर वर्ष हर साल हमें 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना। तो ये हमने चार चार साल में 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो हमारे डिबेंचर पे पूरे 4,00,000 रुपए का पेमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। डिबेंचर का शोधन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हम लास्ट में एंट्री क्या करते हैं, लास्ट में एंट्री करते हैं हमने जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया था ऊपर, है ना, 1,00,000 रुपए, यानी कि 25% राशि हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं 25% राशि से। तो वो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है उसको हम कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लास्ट एंट्री होगी हमारी 31 मार्च 2018 को, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हो गई हमारी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखो ऊपर हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया था, यहाँ पे देखो हमने ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमने 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, 4,00,000 का 25% यानी कि 1,00,000 ट्रांसफर किया था। तो 1,00,000 रुपए जो हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है हमने 1,00,000 रुपए से उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,00,000, उधर क्रेडिट साइड में भी अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपए। इस प्रकार से हमारा जो हमारी पूरी एंट्रीज ये कंप्लीट है। हमने जो एग्जांपल लिया था ऋण पत्रों का शोधन का, है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, किस किस तरीके से, वार्षिक आहरण द्वारा। थर्ड टॉपिक था हमारा ये वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। तो इस प्रकार से वार्षिक आहरण द्वारा शोधन में क्या करना है, हर साल बराबर बराबर की किस्तों में क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक की एंट्रीज हम इस प्रकार से करेंगे। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वही जनरल एंट्रीज है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट है। देखो आज हमने टॉपिक लिया था, थर्ड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आज, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ये पढ़ा हमने सबसे पहले, किस क्या क्या रूल्स है इसको, इसमें किस प्रकार से हम पेमेंट करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में हमने ये एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक लिया था हमने वार्षिक आहरण द्वारा शोधन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पे। अब ये जो हमारा डिबेंचर रिडम्पशन का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, ये भी कंटिन्यू है। इसमें थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट जो भी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा यही पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमारे साथ में बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। थैंक यू।